इसके आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि गैस के प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, केटीजी थ्योरी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड पाथ फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। इस सारी चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर बाद में आप लोग खो जाएंगे पढ़ाई लिखाई में तो याद नहीं रहेगा कि वीडियो को लाइक भी करना है। अपने दोस्तों के भी साथ भी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा चैनल है शांति क्लासेज एस के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बाकी मुझे तो आप जानते हैं कि मैं हूँ अभिनंदन कुमार आज़ाद। यह है मेरा इंट्रोडक्शन। मेरे इंट्रोडक्शन में तो कुछ रखा नहीं है, नाम में क्या रखा है, काम में जो रखा है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये पूरा बताया था कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ये सारे से टॉपिक्स हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा पिछला वीडियो तो मैं आपसे आग्रह करूंगा सबसे पहले आप जाके पिछला वीडियो देखिए। उसमें मैंने समझाया कि किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग उस वीडियो में समझाया मैंने। तो एक बार जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसमें भी हम लोगों ने बेसिक चीज़ें डिस्कस किया है, तो उसको देख लीजिएगा जरूर से जरूर। इसके अलावा आईसी इंजन का भी एक कोर्स बना हुआ है, उसमें भी आप जाके आईसी इंजन का देखना चाहते हैं तो पहले ही बना हुआ आईसी इंजन आरएससी बना हुआ है, एचएटी में इसके बाद बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये सब चीज़ें पढ़ चुका था। थर्मोडायनामिक्स हम लोग देख चुके थे, उसका डिफिनेशन देख चुके थे, एनर्जी देख चुके थे कि एनर्जी क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या है, सराउंडिंग क्या है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखिए। ये भी समझ चुके थे कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। ये भी क्वेश्चन आपके ऐसे एग्जाम्स में आता रहता है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है। चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, तो थर्मोडायनामिक्स को हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, बेसिक चीज़ें क्या है, तो सबसे पहले हम गैस के प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा काफ़ी डिटेल में, यहाँ हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केटीजी द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन। हमने केटीजी में एजम्पशन लिया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो कंटिन्यूसली मोशन में बने रहते हैं। एंड ड्यू टू देयर रैंडम मोशन, अब अपने रैंडम मोशन में है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर जा रहा है, दाएं बाएं मक्खी की तरह भरमरा रहा है, तो ये मॉलिक्यूल ढेर सारे तो ये आपस में कोलाइड करते रहते हैं, टक्कर करते रहते हैं। ठीक है, दे कोलाइड्स विथ वन अनदर, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। एंड वट एवर कम्स इन देयर वे, और जो भी इनके रास्ते में, जैसा नहीं कि सिर्फ अपने से टकराएंगे, इससे अपना इसके दोस्त भी आ जाएगा सामने तब भी टकरा जाएगा, दीवार आ जाएगा तब भी टकरा जाएगा, तुम आ जाओगे तुम भी से टकरा जाएगा, तो हर किसी से गैस के मॉलिक्यूल्स टकराते रहते हैं। ठीक है, द एवरेज नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ड्यू टू दिस कॉलिजन टर्न एज प्रेशर। ठीक है, अब ये क्या है भाई कि आपस में जाके टकरा रहे हैं, आप वहाँ पे आ जाओगे तो आपसे भी टकराने लगेगा, तो आपको टक्कर मारता रहेगा। ठीक है, सारे मुल्कों चारों तरफ से टक्कर मारता रहेगा आपको। तो ये जो टक्कर है, इसी का जो फोर्स आपके लग रहा है, इसी को हम प्रेशर के टर्म में मेजर करते हैं, प्रेशर के टर्म में चीज़ों को समझते हैं। क्योंकि आपके या दीवार पे जो उसने टक्कर मारा, पॉइंट एरिया पे जितना फोर्स उसने लगाया है उसी को हम प्रेशर कर देते हैं। ये केटीजी का अजम्पशन है। अब देखो ये सब कहानी क्यों बताया गया, क्योंकि इससे जो चीज़ें आ रही है वो चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, जैसे प्रेशर क्या है, तो प्रेशर इन गैस इज अ फंक्शन ऑफ आरएमएस वेलोसिटी। वहीं से डेरिवेशन होकर आता है, मैं क्लास 12 के बच्चों को ड्राइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, कि आरएमएस जो वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ द हीट, क्या है, हीटिंग मॉलिक्यूल्स, जो उसको हीट कर रहे हैं, जो टकरा रहे हैं उसकी बात कर रहा है, हीटिंग मॉलिक्यूल्स एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पॉइंट एरिया। ठीक है, तो प्रेशर क्या हुआ है, तो पॉइंट एरिया पे जो मॉलिक्यूल्स आके टकरा रहा है और जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वही आपका जो फोर्स लगा रहा है पॉइंट एरिया पे, वही क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, ये जो फंक्शन होता है आरएमएस वेलोसिटी का होता है कि भाई वेलोसिटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल जाएगा, टकराएगा, दूसरा आके फिर से तुमसे टकरा जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली फंक्शन किसका होता है, ये आरएमएस वेलोसिटी का फंक्शन होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, कि भाई आरएमएस वेलोसिटी कई तरह से निकाला जाता है। आरएमएस वेलोसिटी को निकालने का जनरली तरीका ये होता है, उसका डिफरेंशिएशन जो होता है कि आप क्या कीजिए कि आप जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबका काइनेटिक एनर्जी निकालिए। सबका मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाला, सब जितने मॉलिक्यूल्स है सबको जोड़ दिया और उसको मैंने लिख दिया, एक जो कंप्लीट जितने मास हैं उसको मैंने एक वेलोसिटी से चलता हुआ मान लिया वी आरएमएस से। ठीक है, उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख दिया। यहाँ से हम लोग जो कैलकुलेट करके आएगा जो भी, उसी को हम वी आरएमएस कहते हैं।
तो VRMS की परिकल्पना क्या है भाई, तो हमने क्या माना है कि सारे मॉलिक्यूल्स को एक ही वेलोसिटी से चलता हुआ माना है, ठीक है। जिस वेलोसिटी से अगर हम उसका एनर्जी निकालें, काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो वो जो सारे मॉलिक्यूल्स का इंडिविजुअल एनर्जी का सम है वो उसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आता है उसी को हम VRMS कहते हैं। तो वो निकल के आता है, मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो VRMS जो निकल के आता है वो निकल के आता है, VRMS का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये निकल के आता है 3RT/m। क्या आता है? 3RT/m, ठीक है। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये केमिस्ट्री में भी आता है क्लास 11-12 में, ठीक है, 12th में, और फिजिक्स में भी आता है, तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा इसको। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ में आया, दो चीज़ें समझ में, एक और फॉर्मूला आता है यहाँ पे, इसी को आप VRMS को अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, 3p/ρ इस टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आप जो रो का फॉर्मूला जानते हो, डेंसिटी आप गैस का निकाल सकते हो, Pm/RT, ठीक है। तो Pm/RT का वैल्यू अगर यहाँ से रखोगे 3RT/m पे, तो आपका ये फॉर्मूला इसमें बन जाएगा। तो कहने का मतलब जो प्रेशर है, ठीक है, वो दो चीज़ों का फंक्शन होता है, एक तो है टेम्परेचर और दूसरा है डेंसिटी, जो गैस का डेंसिटी है उसका और टेम्परेचर का। तो कहने का मतलब ये दो चीज़ें अगर बदलेगा तो प्रेशर बदलेगा। देखो ये सब काम आएगा, अभी बता रहा हूँ, ये थर्मोडायनामिक्स में काफ़ी ढंग से काम आता है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मेरा जो नोट्स बना हुआ है वो इस चीज़ को देख के ही बना हुआ है कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसी से मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है। तो सारा चीज़ मैं वही पढ़ाता हूँ जो डायरेक्टली आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। हाँ, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है, तो हो सकता है कि आपके पर्टिकुलर एग्जाम में वो ना है, दूसरे के एग्जाम आ जाए। जैसे गेट के एग्जाम में कुछ हो सकता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो गेट के एग्जाम में आता है, कुछ एसी के एग्जाम में हो सकता है, कुछ PSU देने जा रहे हैं उसमें नहीं आया है, लेकिन कंप्लीट मैं थर्मोडायनामिक्स आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, और ये सब क्वेश्चन जो आते हैं वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने VRMS का वैल्यू देखा √3RT/m, और ये भी देखा कि प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर और डेंसिटी का फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो VRMS जो आप निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, 3RT/m। यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है, R जो होता है वो आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कर सकते हो, ये क्या है, ये आपका T टेम्परेचर, और ये आपका मॉलिक्यूलर मास है, जो जिस गैस को आप ले रहे हो उसका मॉलिक्यूलर मास है आपका, ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि हम लोग जो पढ़े समझे वो बड़ा मजा आए उसमें, ठीक है। तो बेसिक में देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी उसका गुण अवगुण जो है सिस्टम का, आपने सिस्टम किसी को माना है स्टडी करने के लिए, उसका कोई भी उसका जो प्रॉपर्टी है, जो भी गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारा को हम प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी को भी ना कुछ भागों में बांटा गया, मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो एक्सटेंसिव भी होता है और एक्सट्रिंसिक भी होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना कि यार ये अलग टर्म आ गया, ये फिर ये कुछ और बोल रहा है, होता कुछ और है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग चीज़ें लिखाई रहती है। तो देखो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। देखो मैं शॉर्ट नोट जो बनाता हूँ तो इस प्रकार से बनाता हूँ। क्या होता है भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो भी गुण अवगुण तुम अपने सिस्टम का निकाल रहे हो उसमें फर्क ना पड़े कि मास कितना है गैस का, उस पर फर्क ना पड़े, तो ऐसे सारे प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। कितना भी मास डाल लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो सिस्टम अंडर कंसिडरेशन, जो आप जिस पे कंसिडरेशन में लिया है अपने सिस्टम के, उसके मास में, उसमें कितना मास है उस पर अगर फर्क ना पड़े उसकी प्रॉपर्टी का, तो ऐसे सारे प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रेशर को फर्क नहीं पड़ता है कि आपने मास कितना लिया है। टेम्परेचर को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मास आप ज़्यादा लोगे टेम्परेचर अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। सेम टेम्परेचर का मास कितना भी लेते हैं जाओ, सबका टेम्परेचर सेम ही रहेगा। इसी प्रकार से डेंसिटी जितना है सो है, मास बढ़ेगा वॉल्यूम उसके अनुसार बढ़ जाएगा, पर डेंसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी भी आपके मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन ही बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, छोटे एग्जाम में तो पूछे जाते ही हैं, चाहे वो IIT JEE का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, या फिर ऊपर वाला बड़ा बड़ा एग्जाम हो, गेट का हो, EC का एग्जाम हो, हर जगह ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें से कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ढेर सारे मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए। नेक्स्ट है आपका
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये मास पे डिपेंड करता है भैया, एक डिपेंड नहीं करता है और एक डिपेंड करता है। तो जो भी सिस्टम आपने लिया है, जिस पे स्टडी आप कर रहे हो, उसके मास पे अगर डिपेंड करो तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे एनर्जी है, जैसे मास बढ़ गया उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम की। वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई मास बढ़ेगा तो मास रखा है कहाँ पे, ठीक है, तो मास के अनुसार वॉल्यूम बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगा सिस्टम की। तो इसको हम लोग कहते हैं, जितने भी ऐसे हैं उस सभी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें भी थोड़ा सा अजम्पशन और भी, अजम्पशन क्या है मतलब थोड़ा सा और एक नोट है जो ध्यान रखने वाली बातें हैं। क्या है भाई कि ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है वो क्या रहते हैं? इंटेंसिव रहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम बाई मास। अरे स्पेसिफिक मतलब ये होता है कि आप मास से डिवाइड कर दो, तो मास से डिवाइड कर दिए तो सिस्टम से मास हट गया ना उस प्रॉपर्टी से। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब क्या होता है? यूनिट मास का जो वॉल्यूम होता है उसको स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। अब चाहे तुम कह दो कि इंटेंसिव, भाई वॉल्यूम चाहे कितना भी रहे, हम भाई कितना भी मास ले लो, हम जब निकालेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम तो हम उसको मास से तो डिवाइड करेंगे ना, वो तो यूनिट मास का रहेगा ना। चाहे आप कितना भी वॉल्यूम ले लो, कितना भी मास ले लो, लेकिन हम जब बात करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम की तब तो आपको निकालना पड़ेगा ना एक ही का, आपको मास से डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें तो एक ही केजी का मास निकालोगे ना, एक ही केजी का वॉल्यूम निकालोगे ना, तभी स्पेसिफिक निकलेगा ना। तो कहने का मतलब जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते हैं जिसमें स्पेसिफिक लग जाए, दिमाग मत दौड़ाओ और उसको क्या टिक कर दो? इंटेंसिव प्रॉपर्टी टिक कर दीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता ही रहता है। जैसे इसने एग्जाम्पल मैंने दिया है स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है? वी बाई एम। यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब बाई पर केजी। तो पर केजी जहाँ पे आ गया वो स्पेसिफिक क्वांटिटी हो गया, और वो कैसे प्रॉपर्टी रहेगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है। जिसका ध्यान रखना है आप लोगों को। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके समझाया भी है कि ये गैस है, एक कंटेनर में आपका गैस रखा हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर में इसका कुछ प्रेशर है, कुछ टेम्परेचर है, कुछ डेंसिटी है, ठीक है। चाहे आप इतना भी गैस उठा लो, इसमें से इतना भी गैस उठा लो, उसका प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी सेम रहेगा। हाँ, वॉल्यूम कम गया आपका, वॉल्यूम क्या मैंने कर दिया? आधा कर दिया है, वॉल्यूम कम कर दिया। वॉल्यूम कम करेंगे तो मास उसी अनुसार से कम हो जाएगा, ठीक है। मास भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और डेंसिटी अगर निकालोगे तो डेंसिटी भाई आधा मास हो गया, आधा वॉल्यूम हो गया, तो डेंसिटी अभी भी m बाई वी है, पहले भी m बाई वी था। दोनों बात क्या है? दोनों बार डेंसिटी आपका सेम ही था। तो डेंसिटी जो स्पेसिफिक क्वांटिटी है, मास से आपने उसको डिवाइड कर लिया है, इसलिए वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को ये बात। जैसे एक और मैंने एग्जाम्पल दिया, ये वाला मैंने क्या दिया है भाई कि एक 20 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 20 केजी का सामान रखा जा सकता है, ठीक है। तो भैया 1 मीटर क्यूब में कितना रखेगा? 1 केजी का। 5 मीटर क्यूब में कितना रखेगा? 5 केजी का। देखो स्पेसिफिक जो वॉल्यूम आ रहा है हर जगह सेम ही आ रहा है, कितना? 1 मीटर क्यूब पर केजी। 1 मीटर क्यूब भाई 1 केजी 1 मीटर क्यूब में ही रखा जाता है, रखा जाएगा और रखा जाता रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो इसके अलावा भी याद रखिएगा कि अगर आप कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो निकालते हैं, देखो ये सब बहुत सारा घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता रहता है, कोई भी आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो निकालते हैं तो वो सदैव इंटेंसिव ही होता है। क्या होगा? इंटेंसिव, क्योंकि मास वाला टर्म जो है उसका कट जाएगा, ठीक है। कोई भी दो अगर आप रहेगा, कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगा, उसका अगर रेशियो जैसे एनर्जी बाई वॉल्यूम करेंगे, तो एनर्जी बाई वॉल्यूम करोगे तो वो कैसा आएगा? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्योंकि मास इसमें भी था, इसमें कुछ मास था, इसमें भी कुछ मास था, मास कैंसिल आउट हो गया, वो स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है वो स्पेसिफिक क्वांटिटी बन गया है, और वो बन गया है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही घुमा घुमा के चीज़ों को पूछता है कि भाई इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इंटेंसिव होगा, एक्सटेंसिव होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि प्रॉपर्टी, जितने हमने पढ़ा, प्रॉपर्टी किसको कहा था हम लोगों ने कि आपके सिस्टम का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने प्रॉपर्टी कह दिया था। तो प्रॉपर्टी और वर्क हीट में कोई डिफरेंस है। वर्क हीट मतलब जिसको हम लोग पाथ फंक्शन कहते हैं, पाथ फंक्शन जो कि पाथ पे डिपेंड करता है। क्या होता है हम लोग धीरे धीरे देखेंगे ही, पर हम लोग तो बस सीधे सीधे अभी चूंकि नहीं हम लोगों ने इतना चीज़ें देखा है अभी तक, तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी और वर्क एंड हीट में क्या डिफरेंस है। एक प्रॉपर्टी होता है और एक वर्क एंड हीट है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसको हम प्रॉपर्टी में क्यों नहीं कह सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो प्रॉपर्टी होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है। क्या होता है? पॉइंट फंक्शन होता है या स्टेट फंक्शन होता है। यानी कि एक
स्टेट अगर आपने फिक्स कर दिया, अभी कुछ फिक्स है चीज़ें, थर्मोडायनामिक्स स्टेट फिक्स है, थर्मोडायनामिक्स स्टेट का मतलब होता है उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह अगर इसे फिक्स है तो वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाएगी जो एक स्टेट पे डिपेंड करता है, एक क्षण पे, अभी का डिफाइन होगा वो, ठीक है। तो वो सबको हम स्टेट कहते हैं जो एक क्षण के लिए डिफाइन होता है, एक स्टेट के लिए डिफाइन होता है, एक समय पर्टिकुलर के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। उसको हम लोग स्टेट फंक्शन या फिर पॉइंट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जितने भी हैं वो एक स्टेट फंक्शन होता है, जबकि वर्क और हीट होता है एक समय। मैं कहूँगा कि अभी का काम बताओ, अभी का कैसा, तुमने कुछ समय लिया होगा ना काम करने में, तुरंत के भाई किसी गैस का अभी का प्रेशर हो सकता है, पर अभी का आपका काम हो सकता है क्या? मैं पूछूंगा आपको 10 घंटे का काम बताओ अपना, तब तुम बताओगे। मैं तुम्हें कुछ समय दूंगा तब जाके आपका कुछ काम बता पाओगे। मैं कहूँगा 1 घंटे में तुमने काम कितना काम किया, 1 दिन में कितना काम किया, तब जाके बताओगे। तो ये तो होता है वो पाथ फंक्शन है, ये रास्ते पर डिपेंड करता है, समय पर डिपेंड करता है, ठीक है। कि क्या भाई ये है कि एक इंटरवल, टाइम और इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, हीट वर्क ये सब एक टाइम इंटरवल के डिफाइन होता है, ठीक है। और ये एक पर्टिकुलर समय पर डिफाइन होता है, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइन होता है, और ये इंटरवल ऑफ टाइम पे डिफाइन होता है। तो ये एक पाथ फंक्शन है, ये रास्ते पर डिपेंड करेगा। रास्ते पर डिपेंड क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज होते हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री, ये पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता है, ये पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि कहाँ से आया है पहले प्रेशर, भाई अभी का प्रेशर आप कैलकुलेट करके ये नहीं बता सकते कि पहले प्रेशर क्या था, ठीक है, गैस का, ये अभी देख के आप नहीं बता सकते। लेकिन ये जो वर्क है इसको हम देख के बता सकते हैं कि किस रास्ते से होकर आया है, ठीक है। इस गैस पे ने कि अगर इतना काम किया है तो क्या क्या इस गैस पे हुआ होगा, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है वो डिपेंडेंट होता है पास्ट हिस्ट्री पर, इस पर क्या क्या घटनाएं और दुर्घटनाएं तुमने किया है, क्या क्या हरकत की हो इसके साथ, ये सब के सब ये बता देगा। कितना वर्क दिया उससे पता लग जाएगा हमने कि तुमने उससे जो किया है वो कुछ गलत काम कर दिया है तुमने उसके साथ, ठीक है। दूसरा होता है कि ये जो होता है उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल पॉसिबल है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब होता है कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है या फिर डिफरेंस निकालना है तो आप फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसका फाइनल इनिशियल होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इंस्टेंट के लिए डिफाइन ही नहीं होता है, ये तो टाइम इंटरवल का डिफाइन होता है। तो ध्यान रखिए कि इसका तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पे आपको dt का जो टेम्परेचर है उसको आप 1 से 2 स्टेट के भी डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है कि आप क्या करिए कि आप जो सेकेंड स्टेट में टेम्परेचर है उसमें से फर्स्ट स्टेट के टेम्परेचर को घटा दीजिए, तो वही निकल के आएगा आपको इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब इसमें ये है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो इसी में काम नहीं चलेगा। इसका मतलब होता है कि आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इसका मतलब होगा कि कुल इस रास्ते के दौरान उसने कुल कितना काम किया, इसमें हम स्टेट को घटा के नहीं निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है ये, ठीक है। तो हम लोग जो है वो इस प्रकार से लिखते हैं, देखो अगर वर्क को लिखना तो वर्क के आगे डी नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डी जो होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल को बताता है और वर्क का एग्जैक्ट डिफरेंशियल पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम डेल्टा का सिंबल इस्तेमाल करते हैं या फिर डी कट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डी कट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। तो यहाँ पे कई जगहों पे लिखोगे, हायर क्लासेज में देखोगे, बड़े किताबों में देखोगे कि वो इस सिंबल का इस्तेमाल करता है, इस सिंबल का इस्तेमाल करता है, इसका इस्तेमाल वर्क के लिए नहीं करता है। आप छोटे क्लासेज में कर लेते हैं वो अलग बात है, ठीक है। 11 12 में चूँकि ये सब इतना चीज़ डिफरेंशिएशन वगैरह का नहीं पढ़े हो आप लोग, तो कुछ भी करते रहते हो, ठीक है। पर हायर क्लासेज में ये सब गलत होने लगेगा। सब्जेक्टिव पेपर में जो यूएससी का एग्जाम या कोई भी एग्जाम है वो अगर सब्जेक्टिव पेपर लेगा और उसमें अगर वर्क के साथ आप लोगों ने डी लगा दिया तो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा वहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा। देखो तुम लोग सिर्फ पढ़ते हो ना, बस पढ़ते हो, याद किए, एग्जाम दिए, भूल गए, ठीक है। और यही कारण है कि आपके पास ये लोडिंग पड़ता है। पता है कर्ण और कृष्ण में क्या अंतर था? कर्ण और अर्जुन में, कर्ण था कि जिद पकड़े हुए था कि हमको सर्वश्रेष्ठ बनना हो। अर्जुन को क्या था? अर्जुन को था कि भैया हमको बहुत अच्छा करना है, हमको अच्छा लगता है, हमको धनुष विद्या सीखने में अच्छा लगता है, इसलिए कभी भी अर्जुन कर्ण से कभी नहीं हारा, हर वक्त हराया उसको। तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लीजिए। देखिए पढ़ रहे हैं ना, बट ठीक है, एग्जाम पैसा वैसा कमाना ही है, पर इंटरेस्ट भी लीजिए। देखो ये जब मुझे पढ़ाया गया था ना, इस पर मैंने क्या सवाल पूछा था टीचर से, भाई छोटा सा टर्म मैंने उठाया, क्या वर्क जो होता है, वर्क और हीट जो कि एक एनर्जी का ही फॉर्म है, ये जो होता है वो पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। ये पास्ट हिस्ट्री को होल्ड करके रखता है, ये डिपेंड करता है पास्ट हिस्ट्री पर, यानी कि ये पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड करने का मतलब क्या है कि ये अपनी मेमोरी को सेव करके रखता है। हम इसको
पकड़ के हम ये पता कर सकते हैं कि इसके साथ पहले क्या हुआ है, जो मैं अभी बता रहा था। इससे मैंने ये प्रूव करके दिखाया कि सर ये जवाब दिया कि क्या ईश्वर इस दुनिया में है या नहीं है। ईश्वर का फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर है इस दुनिया में है या नहीं है। जिस ज़्यादा लोग पढ़ लेते हैं ना कि यार इस दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ बस फिजिक्स है, साइंस है, नेचर है, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना है, बस यही सब लोगों को लगने रहता है। लेकिन मैंने बस इससे पकड़ के मैंने सारा प्रूफ करके दिखा दिया कि फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है गॉड का। ठीक है, तुम लोग चाहते हो सुनना, लेकिन वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं इसको सोचता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। एक्सप्लेन इसलिए मैं करना चाहता था कि थोड़ा सा आप लोगों का इंटरेस्ट बने। ठीक है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, थर्मोडायनामिक्स क्या है, किस तरह से दुनिया के फिनोमेना को समझ सकते हैं, ईश्वर को समझ सकते हैं। भाई देखो, अंत में ना, शुरू में ज़रूर अभी आपको लगता है आप जवानी में है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, खूब सारा पैसा कमाना है, लेकिन अंत में कहाँ तक पहुँचना है? अंत में आपको वही पहुँचना है। अंत में आप ज्ञान की प्राप्ति की ओर ही जाओगे, जिसके बाद सब कुछ रहता है। विवेकानंद हो गए, ठीक है, गौतम बुद्ध हो गए, कहाँ गए वो? ज्ञान प्राप्ति की ओर। ज्ञान प्राप्त करके कि इस दुनिया में हम क्यों हैं, क्या है ये दुनिया, क्यों चल कर रहे हैं हम लोग, क्यों कमा रहे हैं, अंत में यहीं पर पहुंचना है। तो इस दुनिया को समझना बहुत ज़रूरी है कि ताकि हम लोग ये झमेले में ना रहे, एकदम परेशान जो रहते हैं उस झमेले से निकले। क्योंकि हम लोग एकदम पैसा इस तरह से हमारे पास इतना कमी हो गया है कि हम उससे आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिलवाता हूँ सब्जेक्ट में। ठीक है, देखो पास्ट हिस्ट्री जो होता है, एनर्जी जो होता है, मैंने यहाँ से निकाला, कंक्लूड किया कि अगर वर्क और हीट जो है उसको हम स्टडी करके ये बता सकते हैं वो किस रास्ते से आया है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी भी मेमोरी होल्ड करके रख सकता है, क्योंकि एनर्जी तो है इस दुनिया में। और जब मैंने शुरुआत किया था वहाँ भी मैंने कहा था कि एनर्जी ही ईश्वर है। मजाक में तुम लोगों ने लिया होता कि याद करने के लिए सब बताए होंगे, पर मेरा हर किसी के पीछे एक विशेष लॉजिक होता है। ठीक है, अब देखो ये कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तुम लोग ये मानते हो कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। लिविंग थिंग, एक लिविंग थिंग, एक टेबल कुर्सी है, एक नॉन लिविंग थिंग है और एक लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में कुछ तो डिफरेंस होता होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। जो इसको लिविंग बनाता है, इसको नॉन लिविंग बनाता है। मैं मान लेता हूँ कि इसके पास कोई ना कोई ऐसा एनर्जी फॉर्म है जो इसके पास है और इसके पास, भाई एनर्जी का तो खेल है, तो मैं मानता हूँ कि इसके पास एक ऐसा एनर्जी नहीं है और इसके पास कुछ स्पेशल टाइप की एनर्जी है। मैं इसको नाम देता हूँ सोल, इसको मैं सोल कहता हूँ। ठीक है, तुम क्या समझते हो मैं नहीं जान रहा हूँ, पर इसको मैं सोल कह देता हूँ। ये एक एनर्जी है। अब जानते हो क्या हुआ था, मैं पटना में रह रहा था, पटना में एयरपोर्ट के पास, वहाँ पे 2000 के आसपास, 2002 या 2000 में एक प्लेन क्रैश किया था, 2002 में शायद क्रैश किया था। ठीक है, और मैं यहाँ पे गया था 2010 के आसपास में यहाँ रहने गया था, तो इसी के आसपास मैं रह रहा था। तो वहाँ काफ़ी अफवाह फैलता था कि यहाँ जो तुम रह रहे हो यहाँ पे बहुत सारा भूत दिखता है। ठीक है, और ये क्या मजाक है, जरा पूछते हैं, थोड़ा सर्वे करते हैं। तो मैंने क्या किया कि वहाँ के ऑटो वाले जो जाते हैं, ऑटो चलाते हैं, उनसे मैंने पूछना शुरू किया कि देखिए आप लोग कब से चला रहे हैं। तो कि हम लोग तो 20 साल से चला रहे हैं, बहुत पहले से हैं यहाँ पे। तो क्या अच्छा बताइए, ये जो लोग बोलते हैं क्या भूत दिखता है, क्या सही बात है? तो उसने कहा, क्या अरे भैया बात करते हो, उस वक्त तो परेशान करके रख दिया। जब प्लेन क्रैश किया था तो उस वक्त परेशान करके रख दिया था। क्या होता था कि ऑटो पर बैठता था, ऑर्डर करता था यहाँ चलो, और फिर जाते तो पीछे पलट के देखते तो पैसा मांगने के लिए, तो पीछे रहबे नहीं करता था, गायब रहता था। अब ये की कहानी नहीं था, वहाँ पे जितने भी लोग थे उतने लोगों की कहानी थी। अब हो सकता है अफवाह भी हो, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हो सकता है सच भी हो या गलत भी हो। पर अगर हम लोग रिसर्चर ने थ्योरी बना रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा थ्योरी पे आते हैं। कहने का मतलब है कि आखिर यहीं पे इतना अफवाह क्यों सुनने को मिला, जहाँ पर प्लेन क्रैश किया, कहीं और पे क्यों नहीं? आपके घर के आसपास भाई बहुत जगहों पे सुनने को मिलता है, लेकिन हर जगहों पे क्यों नहीं? ठीक है, और यहाँ पे जब प्लेन क्रैश किया वहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों? तो उसको हम लोग थोड़ा सा लॉजिक बनाने की कोशिश किया कि क्यों ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो समझिए कि 2000 के आसपास प्लेन पे कौन चढ़ते थे? क्या प्लेन हर कोई चढ़ता था? नहीं। उस वक्त आज का तो शौकिया भी लोग चढ़ते थे, लेकिन पहले प्लेन पे जो चढ़ते थे वो जनरली इमरजेंसी जिनको होता था वही प्लेन पे चढ़ते थे। मान लेते हैं कि जो प्लेन क्रैश किया होगा उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग, हो सकता है किसी बेटी की शादी होगा वो आ रहा होगा, किसी की माँ बीमार होगी वो आ रहा होगा, बहुत सारे किसी इमरजेंसी मीटिंग में जा रहा होगा, किसी को नौकरी छूट रहा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस प्लेन पे चढ़े हुए होंगे और वो प्लेन कर गया क्रैश। अब मैंने बताया कि एनर्जी क्या हो सकता है, वो पास्ट हिस्ट्री को याद रखता है, यानी कि उसके पास भी मेमोरी होल्ड करने की क्षमता है।
भाई तभी तो हम मेमोरीज को देखी के बता दिया ना कि वो कहाँ से रास्ता से आया है, तो उसके पास मेमोरी होल्ड करने की कैपेसिटी है। तो मान लेते हैं वो आदमी मर गया, उसका मेमोरी, उसका माइंड मर गया, सोचने की कैपेसिटी मर गया, पर फिर भी उसके पास एक ऐसा है जो नहीं मरता है, जो है सोल। एनर्जी तो मर नहीं सकता है। तो लिविंग थिंग में एक ऐसा हमने माना कि एक सोल नामक कुछ मटेरियल है, कोई एनर्जी है जो डाई नहीं हो सकता है, मर नहीं सकता है। अब सोच लेते हैं कि ये अगर इस थ्योरी के अनुसार ये जो है कुछ, ये मेमोरी अगर रख सकता है, अगर इसको याद होगा, तो सोचो कितना बड़ा गड़बड़ हो गया। क्योंकि ये मर गया, शरीर तो उसका चला गया, पर इसको याद है कि ये किस काम से आया है, ये किस काम से इमरजेंसी में जा रहा था, तो ये तो अपना कोशिश करेगा जाने का। अब सवाल होता है कि सब लोग ऑटो पे क्यों बैठता था वहाँ से? भाई किसी को डरा, जैसे भूत पिशाच जो होता है टीवियों में दिखाता है कि डराता है, इसकी बदला लेता है, ये वो। सवाल है कि यहाँ पे सब लोग ऑटो पे क्यों बैठ रहा था और वो जा रहा था और फिर नहीं पहुँच रहा था? इसका मतलब है कि वो लोग इमरजेंसी में आया था, उसकी बॉडी तो खत्म हो गया, उसका शरीर तो खत्म हो गया, पर उसका जो सोल है वो अभी भी अपने काम को याद रखे हुआ और अपने काम को पूरा करने जा रहा है। हो सकता है उसकी माँ बीमार हो और वो बार बार जा रहा है कि यार मेरी माँ बीमार है, मुझे जल्दी जल्दी पहुँचना है, तुरंत ऑटो पकड़ता होगा, पर अपने लिमिटेशन के कारण उसके पास क्षमताएँ नहीं है, जिसके कारण वो पहुँच नहीं पाता होगा। वो बार बार कोशिश करता है, और हकीकत में अभी भी ऑटो वाले कहते हैं कि सर अब नहीं देखने को मिलता, पहले बहुत देखने को मिलता था। इसका मतलब ये भी है कि ये जो है, जो सोल, जो एनर्जी है, वो अपना जो मेमोरी है वो लूज कर रहा है। जब उसको पूरा ज़्यादा याद था कि हमको काम है, तब तो पूरी कोशिश कर रहा था वो जाने का, पर अब जब उसके पास मेमोरी नहीं रहा, उसको याद नहीं रहा, तो धीरे धीरे उसका मेमोरी लॉस किया और अब वो अपने काम को रिपीट नहीं कर रहा है। देखो मैं हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी थ्योरी हो सकता है कि वो गलत भी हो सकता है, पर मैं चीज़ों को समझाने चाह रहा हूँ। यानी कि एक छोटा सा सोल जो आपके शरीर के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, वो मेमोरी होल्ड करके रख सकता है। और ये आपके जो धर्म ग्रंथ हैं, जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वो भी इससे बातों को मानते हैं, इसके बारे में जिक्र करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि उस लोग बेवकूफ़ हो गए कि ऐसे कुछ भी लिख दिया होगा, वो तो काफ़ी रिसर्च के बाद लिखे होंगे, तो उनकी बातों को भी थोड़ा सा इज्जत देते हैं और ये मान के चलते हैं कि भैया ये मेमोरी को होल्ड रखता है और ये पूरी कोशिश कर रहा था कि भैया अपने काम को पूरा करें। ठीक है, ये कई फिल्मों में आपने देखा होगा, लेकिन पूरी कोशिश कर पर कर नहीं पाया, धीरे धीरे इसने मेमोरी लूज किया। फिर हमको उससे मतलब नहीं है कि इसने क्या किया, हमने बस ये जाना कि थोड़ा सा भी सोल है जो मेमोरी होल्ड करके रख सकता है, एक इंसान का सोल। ठीक है, आप समझिए थोड़ा सा और ऐसे अगर आप अपने धर्म शास्त्रों पे जाइएगा तो वो कहता है कि जितने भी जीवात्मा हैं, ये जो सोल है, वो परमात्मा का अंश होता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम इस पर मानने को तैयार नहीं हो, कि चलो इसको नहीं मानेंगे क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको एक और थ्योरी समझ आता हूँ, एक और साइंस और फिजिक्स समझ आता हूँ। आप बताओ कि इस दुनिया, ये सौरमंडल, ये सोलर सिस्टम कैसे खत्म होगा, ये सोलर सिस्टम का अंत कैसे होने वाला है। तो ये सोलर सिस्टम का अंत जो होगा वो किस प्रकार से होगा, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। आपके सोलर सिस्टम जो चल रहा है वो है सन की मदद से, सन की चारों ओर घूम रहे हैं, सन के पास पावर है, आपको चारों तरफ घुमा भी रहा है और आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सन में दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, दो प्रकार की प्रक्रिया हो रही है। एक तो उसमें आग लगा हुआ है, आग लगने के कारण ये चारों तरफ फैल रहा है। क्या, अरे आग लगेगा तो हर चीज़ की आग पाकर, मतलब जलकर क्या होता है, एक्सपैंड होता है, फैलता है, तो फैल रहा होगा ये। और इसके अलावा बहुत सारा मास है इसमें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसके कारण सिकुड़ रहा होगा, फैल भी रहा है, सिकुड़ भी रहा है, दोनों फोर्स लग रहा है इसमें। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब इसमें दोनों फोर्स बैलेंस हो गए तभी तो ये रुका हुआ है। भाई जितना इसको ग्रेविटेशनल फोर्स जितना लग रहा है उतना ही एक्सपेंशन हो रहा होगा, तभी तो रुका हुआ है, क्योंकि गैस है, गैस को सिकोड़ लेने में बहुत कम समय लगता है। और ये थ्योरी भी है, ऐसा आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि जो भी स्टार होते हैं वो दो स्टेट में खत्म होते हैं, मरते हैं। दो स्टेट है, एक है सुपरनोवा स्टेट और दूसरा है ब्लैक होल स्टेट। एक है सुपरनोवा स्टेट और दूसरा है ब्लैक होल स्टेट। सुपरनोवा स्टेट में क्या होता है, सुपरनोवा स्टेट में क्या होता है कि आग अंदर बहुत ज़्यादा लग जाती है। आग अंदर अगर बहुत ज़्यादा लग गया तो ये क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, फैल जाएगा ज़्यादा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको होल्ड करके नहीं रख पाएगा और बिखर जाएगा एक स्टार। इसी प्रकार से सुपरनोवा स्टेट में मरता है। ये आपने पढ़ा होगा अपने साइंस की बुक में, बचपन में, स्कूल में। ठीक है, एक और आपने पढ़ा होगा जो शायद नहीं पढ़ा होगा या फिर आपने कहीं सुना होगा, एक और तरीके से मर सकता है। हो सकता है कि धीरे धीरे इसका आग सब खत्म हो जाए, यानी जितना भी हीलियम, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो जो एक्सपैंड होने वाला जो फोर्स है वो कम जाएगा, क्योंकि सारा आग जल गया है, सारा एनर्जी खत्म हो गया है। तो अब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा और इसको खींच लेगा, जितना भी मास है सबको खींचता जाएगा और खींच को सबको एक ही पॉइंट पर ले आएगा। और इसी स्टेट को कहते हैं ब्लैक होल स्टेट। ब्लैक होल क्या है भाई,
ब्लैक होल है कि बहुत ज़्यादा मास अगर एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाए तो उस स्टेट को हम ब्लैक होल स्टेट कहते हैं। और जब ब्लैक होल ये सन बन जाएगा, जो कि बनना ही है, आज ना कल इसका सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाना है और उस स्टेट में सारे के सारे को ब्लैक होल में एक पॉइंट पे आ जाना है सारे मास को, और इसी स्टेट को हम क्या कहेंगे? ब्लैक होल स्टेट कहेंगे। ब्लैक होल अगर बन जाएगा तो ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि ये लाइट को भी अपने से होकर वापस नहीं लौटने देता है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो लाइट भी इसको देख नहीं सकते हो, अगर जाओगे तब भी ये वापस नहीं लौट पाएगा। यहाँ तक कि यहाँ पे आसपास से लाइट अगर जाता है तो वो भी इसको पाथ को मोड़ देता है, इधर जाता है इधर पाथ को मोड़ देता है, ठीक है। यानी कि ब्लैक होल में हमको एकदम ब्लैक दिखता है और चारों तरफ हमको लाइटिंग दिखती है, ठीक है। इसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पे ब्लैक होल है, पर ब्लैक होल को देखा भी नहीं जा सकता है। आप समझते हैं? अब यदि ब्लैक होल बन गया, सन क्या बन गया? ब्लैक होल बन गया, तो अपने आसपास के जो प्लैनेट है उसको खा जाएगा। उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि जो भी आसपास के प्लैनेट है उसको खींच लेगा ये अपनी तरफ, और सारे प्लैनेट्स खत्म हो जाएंगे, इसी में आके समा जाएंगे, और सारे प्लैनेट पूरा का पूरा सब चीज़ खत्म हो जाएगा, सोलर सिस्टम का सब कुछ खत्म हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यही है, और यही शिव बताते हैं। शिवत्व की व्याख्या में अगर आप लोगों ने कभी सुना है, फिलॉसफी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है आप लोगों का, तो आपने सुना होगा शिव जी कहते हैं कि दुनिया मिस्सी का सृजन मेरे से हुआ है और अंत में ये दुनिया मेरे में ही समा जाएगा। ये दुनिया का सृजन मेरे से हुआ है और ये दुनिया मेरे में ही समा जाएगा। और सही बात है, ये सही बात है। देखो बिग बैंग थ्योरी से तुमने पढ़ा है कि सन से ही विस्फोट भी हुआ था सन में, और इसी विस्फोट से सारे प्लैनेट बने थे, पढ़ा है ऐसा तुमने, ठीक है। और बाद में क्या होगा? जैसे ही ये ब्लैक होल बनेगा सारा का सारा को अपने अंदर खींच लेगा, यानी कि इसी से इसका पूरी सिस्टम का शुरुआत हो रहा है और इसी से पूरी सिस्टम का विनाश हो रहा है। सब के सब यही है, सब यही पाना है। बोला था कि नहीं बोला था? एक और चीज़ बोला था उन्होंने, शिव ने, कि मैं जब पल के खोलता हूँ तो दुनिया का सृजन होता है, और मैं पल के जब बंद करता हूँ तो दुनिया का विनाश हो जाता है। तो समझिए इस बात को, मैं जब पल के खोलता हूँ, भाई एक पलक खोलने और बंद कर दे, फिलॉसफी समझिए। मैं ये नहीं जान रहा हूँ कि सही है या नहीं, मैं फिलॉसफी पे जा रहा हूँ, जो शब्द कहे गए उस पर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ कि आँख खोलने का मतलब होता है बहुत ही कम समय, एक पलक मटकने के समय के दौरान पूरा यूनिवर्स का क्रिएशन हो जा रहा है और दुनिया विनष्ट हो जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? तो ब्लैक होल जब बनेगा, ब्लैक होल जब बनेगा तो जानते हो कि ब्लैक होल में टाइम रुक जाता है। टाइम अगर एक पलक अगर ब्लैक होल में तुम हो तो ब्लैक होल में एक पलक मटकने जैसा समय जितना होगा उतने दौरान कई युग यहाँ पे बीत चुके होंगे। तो ये भी थ्योरी सही लग रहा है, इस पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कोई भी फालतू का स्टेटमेंट नहीं है, सबका अपना लॉजिक है, अपना फिलॉसफी है, ठीक है। और सबका ऐसे नहीं, फिलॉसफी तो है ही, पर ऐसा नहीं मनगढ़ंत है कुछ भी, सबके पीछे का एकदम डिफरेंट लॉजिक है, ठीक है। खैर मैं इस पर भी नहीं जाता हूँ, मैं तो जाता हूँ कि देखो जब जिस वक्त पूरा यूनिवर्स खत्म होने वाला होगा, सब के सब इसी एक सेंटर पे आ जाएगा। तो एक सोल को मैंने बताया, अब ये भी मैंने बताया, एक सोल के बारे में बताया कि ये सोल जो है वो अपने आप में सोचने समझने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है, कि वो इतनी कोशिश कर रहा है। बस एक ही है जब से मैंने लिया है कि सोल जो है, और जो कि सही है, वो आप मानो या ना मानो, लेकिन रियलिटी है कि सोल आपको देखने को मिलता है और वो मेमोरी होल्ड करके रख सकता है, वो अपने आप को कोशिश करता है। इसको मैंने समझाने की कोशिश की, मानते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं मानते हो तब भी कोई बात नहीं, ये होता है, ठीक है। अब ये क्या कहेगा, यह एक आदमी का सोल है। जब सब चीज़ खत्म हो जाएगा तो जितने भी सोल हैं सब के सब पूरी दुनिया में जितना भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग है, जीवित है, मरल है, सब के सब निर्जीव है, वो सब के सब इसी में चला जाएगा, सब इसी से बना है और इसी में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे सोलों की कितनी ज़्यादा अधिकता हो जाएगी। जब एक सोल इतना हंगामा मचा सकता है तो सोचो सबका कलेक्शन के पास कितना पावर होगा। क्या तुम मानते हो कि ये सोच सकता है, क्या ये थिंक कर सकता है? हाँ, मुझे तो लगता है। मैंने यही अपने टीचर सवाल कहा था कि सर क्या आपको लगता है कि एक सोल अगर इतना हंगामा मचा सकता है, तो जब सारे सोल्स मिल जाएंगे, जब एक पॉइंट पे आ जाएंगे जो कि आना ही आना है ब्लैक होल के कंडीशन में, तो वो कितना पावरफुल होगा। और पावरफुल तो होता ही है, ठीक है, कि वहाँ पे टाइम तक रुक जाता है, इतना पावरफुल होता है कि कुछ भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता है, ठीक है, इतना ज़्यादा वो पावरफुल होता है। और वहाँ पे सारे के सारे सोल्स हैं, तो क्या वो सोच नहीं सकता है क्या अपने ढंग से वो चीज़ों को क्रिएट नहीं कर सकता है क्या, ठीक है, वो सब चीज़ को मैनेज और मैनिपुलेट नहीं कर सकता है क्या, सबको अपने ढंग से चला नहीं सकता है क्या? मैं यही सवाल था और इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए अगर आप लोगों को पता है तो, ठीक है। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं फिर से कभी डिस्कस करूंगा, वरना मेरे एक और यूट्यूब चैनल है ES की आज़ाद,
एएस के आजाद साइंस एंड गॉड करके मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाओगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फिलॉसफी मिलेंगे। मैं इस चैनल पे स्पेशली फोकस करता हूँ कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि बच्चों को जॉब का भी बहुत मारा मारी है। पैसा जब तक नहीं रहेगा, जब तक कमाएगा नहीं, खाएगा नहीं, तब तक उसका दिमाग भी नहीं चलेगा। ठीक है, ओशो भगवान का क्या है, ओशो ने कहा कि जब भाई एक भूखा आदमी भजन नहीं कर सकता है, एक ध्यान का भाई ज्ञान कैसे अर्जित करेगा, पैसा नहीं, भूख में नहीं है तो पढ़ेगा कैसे वो। ठीक है, पहले पेट भरना जरूरी है। तो पहले आपका नौकरी लग जाएगा, सब कुछ होगा, तो हो सकता है आपको इंटरेस्ट बने, तो आप लोग इसके बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़े, रिसर्च की फील्ड में जाओ। ठीक है, खूब सारा पढ़ाई करो। जो नौकरी करना चाहते हो सकता है पीएचडी करने चले जाओ आप, रिसर्च की फील्ड में चले जाओ आप, साइंटिस्ट बन जाओ आप। फिर आप लोग इस पर रिसर्च करना और मुझे ही बताना, और मुझसे भी जो हेल्प होगा वो भी लेना। तो थैंक यू, इसमें इतना ही था। आगे हम लोग चलते हैं। इसको भी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। यह है माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपी अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के दो तरीके हैं, एक माइक्रोस्कोपिक, एक माइक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो क्या है ये और कब कौन सा कंसिडरेशन, कौन सा अप्रोच हम लेते हैं, ये पूछा जाता है। तो इसको भी आप लोग जान लीजिए। ये आप कोई भी थर्मोडायनेमिक्स की किताब खोलोगे तो ये जरूर होगा इसके बारे में लिखा हुआ, तो इसको भी जान लेते हैं क्या होता है ये जो। ठीक है, तो सबसे पहला है माक्रोस्कोपिक। माक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है? तो इन दिस अप्रोच द एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसमें देखो एक एक मॉलिक्यूल पर्टिकुलरली क्या कर रहा है, इसी पे हम नहीं जाते हैं। ठीक है, इसमें हम माक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, सब मिला के क्या इफेक्ट दे रहा है उसकी हम स्टडी करते हैं। इंडिविजुअली का साथ क्या हो रहा है इसके बारे में नहीं। भाई इतने छोटे मॉलिक्यूल्स है, सबको पकड़ पकड़ पढ़ने लगे तो पगला ना जाएंगे, तो हमको पगलाना नहीं है। तो हम लोग एक ओवरऑल कंसिडरेशन करेंगे। तो इसी बिहेवियर को, इसी स्टडी का तरीका को हम लोग माक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। एंड इंडिविजुअल बिहेवियर नेग्लेक्टेड, इंडिविजुअल बिहेवियर को हम नेग्लेक्ट करते हैं, एवरेज बिहेवियर को हम रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है ताकि आप रिवीजन के दौरान सिर्फ इसी को देखें। ठीक है, दूसरा है कंटिन्यूम। कंटिन्यूम का अप्रोच भी समझ लेते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि दिस अप्रोच इज एप्लीकेबल टिल द कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट इज वैलिड। जब कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट जब तक वैलिड होगा तभी तक ये अप्रोच सही लगेगा। कंटिन्यूम अप्रोच नहीं लगेगा, अगर नहीं है तो आप माक्रोस्कोपी करके आप सही रिजल्ट नहीं ला सकते। आपको माइक्रोस्कोपी लेवल तक जाना पड़ेगा। एक एक मॉलिक्यूल्स को पकड़ पकड़ के, एक एक पार्टिकल्स, एक एक सब्सटेंस को पकड़ पकड़ के स्टडी करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूम क्या है भाई, और तब जानेगा तभी तो पता लगेगा। तो कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट क्या है इसको जानते हैं हम लोग। तो ये है, in this concept the matter is tried to continuously disturbed with no host or void a space present। तो कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है, कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट कहता है कि जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स है, जितने भी मैटर के पार्टिकल्स है, वो सब एक साथ ट्रेवल करेगा, उसके बीच कोई गैपिंग नहीं है। ठीक है, सारा एक दूसरे के साथ ही है, सब जो भी हो रहा है सब एक साथ चलता है, एक साथ आता है, एक साथ जाता है, एक साथ सबको काम करता है, तब उसको कंटिन्यूम करेंगे। कहीं भी बीच में कोई होस्ट या वॉइड नहीं है, यानी कंटिन्यूअस फ्लो है, उसको कंटिन्यूम कहते हैं। जैसे वाटर है तो वाटर ऐसा तो नहीं कि एक वाटर आया फिर वाटर का मॉलिक्यूल दूसरा आया, ऐसा नहीं ना है। वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो होता है, सब आता है। ठीक है, जब भी आएगा तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो उसी ऐसे स्थिति में हम उसको कंटिन्यूम फ्लो कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है भाई कंटिन्यूम? तो भाई कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, मटेरियल जो होता है, जो मटेरियल के पार्टिकल्स होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम, ऐसे प्रकार नहीं। उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, कहीं पे कोई होस्ट नहीं होगा, कोई वाइड स्पेस नहीं होगा, इस पर प्रेजेंट नहीं होंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल व्हेन मीन फ्री पाथ, यानी कि MFP की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पाथ है वो बहुत ही छोटा रहे। ठीक है, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बाद जो मीन डिस्टेंस है, ठीक है भैया, मीन डिस्टेंस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये बार बार बदल रहा है और हर एक अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच अलग अलग है। तो जो मीन उसका है, मीन पाथ है, वो जो वो बहुत ही कम होना चाहिए सिस्टम डायमेंशन की तुलना में। जो तुमने डायमेंशन सिस्टम का लिया है उसके तुलना में दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा उससे कंपेरेबल है तो हम कंटिन्यूम नहीं मान सकते, और कंटिन्यूम नहीं मानेंगे तो हम माक्रोस्कोपिक जो एनालिसिस है वो नहीं कर सकते, वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक में हमें जाना पड़ेगा। ठीक है,
तो आगे चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोपी क्या होता है। तो ये क्या होता है बात देख लेते हैं। इन दिस अप्रोच द इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन बिकॉज एज द मैटर बिकम्स रेयर एवरेज प्रॉपर्टीज बिकम अननेग्लिजिबल या अननेग्लिजिबल। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम लोग ये माइक्रोस्कोपी जब बिहेवियर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को, इंडिविजुअल पार्टिकल्स और इंडिविजुअल सब्सटेंस को ले लेके हमें स्टडी करना पड़ता है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो है वो मटेरियल का एवरेज जो प्रॉपर्टीज होता है वो नेग्लिजिबल होता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो मीनिंगफुल नहीं रहता है इस कंडीशन में। क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी होता है, जो डेंसिटी की अगर हम बात करें, जब हम ये स्टडी करते हैं तो डेंसिटी बहुत कम होगा, या फिर कहो कि रेयर मतलब क्या होगा, रेयर मतलब डेंसिटी का कम होना। जब डेंसिटी कम रहेगा, ठीक है, डेंसिटी मतलब तुमने वॉल्यूम लिया, उसमें एक को पार्टिकल है, ले अब थोड़ा ना एवरेज ले लोगे सब जगह, नहीं ना, तो ये एक हो या दो को पार्टिकल है, तब काम नहीं चलेगा आपको। तब आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपी में जाना पड़ेगा भाई, ठीक है, कि वहाँ पे काम नहीं चलेगा कि एवरेज दो के एवरेज से काम चला लोगे, दो है तो अलग अलग स्टडी कर लो दोनों मॉलिक्यूल्स का, दोनों पार्टिकल्स का, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पे हम जो स्टडी करते हैं वो लगाते हैं रेनीफील्ड गैस फ्लो थ्योरी। यहाँ पे एवरेज वाला नहीं लगेगा, केटीजी वगैरह नहीं लगेगा, कि केटीजी जो जंक्शन है वो हम कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट को मान के करते हैं, तो केटीजी वाला फिनोमेना यहाँ पे नहीं लगेगा। वहाँ पे हमको रेयरफील्ड गैस फ्लो थ्योरी हम लोग लगाना पड़ता है, ठीक है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वन ऑफ द मेथड यूज्ड इज रेनीफील्ड गैस थ्योरी, मैंने बता ही रखा है आप लोगों को, उसी चीज़ को लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं कब लगेगा। जैसे ये देखो, यहाँ पे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है, ढेर सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, सबके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो तो इसके तुलना में बहुत ही कम है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो ये मीन फ्री पाथ जो है वो सिस्टम डायमेंशन से बहुत छोटा हो, तो इस प्रकार के हम एनालिसिस में हम लगा सकते हैं क्या, कौन से एनालिसिस लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं माइक्रोस्कोपी एनालिसिस लगा सकते हैं, एवरेज प्रॉपर्टी निकाल के हम काम चला सकते हैं। पर अगर हमें अर्थ पे एनालिसिस करना, अर्थ और सेटेलाइट पे, कि अर्थ जो है सेटेलाइट पे किस प्रकार से फोर्स लगा रहा है, क्या कर रहा है, तो यहाँ पे हम एवरेज से काम नहीं चला सकते। यहाँ पे हमें माइक्रोस्कोपी लेके एक इस पार्टिकल पे जाके देखना पड़ेगा, इसकी स्टडी करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन फोर्स लग रहा है भाई, इधर सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर इसी पे बैठ जाएंगे अगर हम लोग, यहीं पे अगर हम जाके बैठ जाते हैं, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस जाके करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम इस पर बैठ गए तो मोशन नहीं कर रहा होगा, सेंटीमीटर फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ये सब वगैरह वगैरह एनालिसिस हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है, काफ़ी कुछ समझा हम लोगों ने। पहला तो हम शुरुआत करने के साथ साथ इंटरेस्ट बने बच्चों का, ताकि थर्मोडायनामिक्स इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो लोग आप बैकग्राउंड रहेगा तब ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा तब ना, ताकि एक बार वीडियो को देखने को बैठो तो बस देखते ही जाओ, सारा देख के कंप्लीट ही करके उठो, ठीक है। चलिए, इसमें इतना ही रखते हैं। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वह डेली वीडियो आएगा तो मुझे बार बार आपको शेयर ना करना पड़े। आप नोटिफिकेशन बिल को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जैसे वीडियो ऐड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और भाई वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत से बनाया जाता है वीडियो को, तो वीडियो को लाइक करने को पैसा तो लगता नहीं है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो भी दोस्त हैं आपको जो इसमें इंटरेस्टेड है, जो थर्मल में रिसर्च वगैरह कर रहा है, थर्मल के फील्ड में, थर्मल से में वो एमटेक वगैरह कर रहा है, पीएचडी वगैरह कर रहा है, तो उसको भी बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है। और कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहा है बेचारा, तो उसको भी शेयर कर दो। बेचारा बैठ के कहीं पे तैयारी कर रहा होता है, जॉब भी करता है, तैयारी भी करता है, कोचिंग वोचिंग नहीं कर पाता है, तो वो भी बेचारा देख लेता है। क्योंकि आप लोग तो कोचिंग वोचिंग कर रहे होंगे, पर जो भी नहीं कर रहे हैं उसके थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, तो शेयर कर दो भाई। अगर आप लोगों ने किया होगा तब आपको पता लगेगा कि कितना मेहनत लोग बच्चे करते हैं। उसी के लिए मैं इतना समय निकाल के अपने ऑफलाइन कोचिंग से भी समय निकाल के यहाँ पे आता हूँ और डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसको ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।